आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं कहानी गुनाहों का देवता भाग 12 लेकर आई हूँ। इससे पहले के 11 भाग आप सुन चुके हैं। चलिए सुनते हैं आगे की कहानी। छी चंदर, तुम मुझे समझे नहीं। मैं नैतिक अनैतिक की बात ही नहीं करती। मेरे भगवान ने, मेरे प्यार ने मुझे अब उस दुनिया में पहुंचा दिया है जो नैतिक अनैतिक से उठकर है। तुमने अपने भगवान से विद्रोह किया, लेकिन उन्होंने तुम्हारी बात पर कोई फैसला भी तो दिया होता। वे इतने दयालु हैं कि कभी मानव के कार्यों पर गलत फैसला ही नहीं देते। दंड तो दूर की बात है, वे तो केवल आदमी को समझाकर उसकी कमजोरियां समझकर उसे क्षमा करने और उसे प्यार करने की बात कहते हैं। चंदर, वहाँ नैतिकता अनैतिकता का प्रश्न ही नहीं। तब यह ग्लानि किस बात की तुम्हें? चंदर ने पूछा। ग्लानि तो मुझे अपने पर थी चंदर। रहा तुम्हारा पम्मी से संबंध तो मैं बिनती की तरह नहीं सोचती। इतना विश्वास रखो, मेरी पाप और पुण्य की तराजू ही दूसरी है। फिर कम से कम अब इतना देख सुनकर मैं यह नहीं मानती कि शरीर की प्यास ही पाप है। नहीं चंदर, शरीर की प्यास भी उतनी ही पवित्र और स्वाभाविक है जितनी आत्मा की पूजा। आत्मा की पूजा और शरीर की प्यास दोनों अभिन्न हैं। आत्मा की अभिव्यक्ति शरीर से है, शरीर का संस्कार, शरीर का संतुलन आत्मा से है। जो आत्मा और शरीर को अलग कर देता है वही मन और भयंकर के तूफानों में उलझ कर चूर चूर हो जाता है। चंदन, मैं तुम्हारी आत्मा थी, तुम मेरे शरीर थे। पता नहीं कैसे हम लोग अलग हो गए। तुम्हारे बिना मैं केवल सूक्ष्म आत्मा रह गई। शरीर की प्यास, शरीर की रंगीनियाँ मेरे लिए अपरिचित हो गई। पति को शरीर देकर भी मैं संतोष न दे पाई और मेरे बिना तुम केवल शरीर रह गए, शरीर में डूब गए। पाप का जितना हिस्सा तुम्हारा उतना ही मेरा। पाप की वैतरणी के इस किनारे जब तक तुम तड़पोगे तब तक मैं भी तड़पूंगी। दोनों में से किसी को चैन नहीं और कभी चैन नहीं मिलेगा। लेकिन फिर हटाओ इन सब बातों को चंदर, तुमने व्यर्थ में यह बात उठाई। अब मैं बात करना भूलती जा रही हूँ। मैं तो आई थी तुम्हें देखकर कुछ मन का ताप मिटाने। उठो खाना खाएं, सुधा बोली। नहीं, मैं चाहता हूँ बातें सुलझ जाएं सुधा। चंदर ने सुधा का हाथ अपने सिर पर रखकर कहा। मेरी तकलीफ अब बेहद बढ़ती जा रही है, मैं पागल न हो जाऊं। सी चंदर, ऐसी बात नहीं सोचते, उठो। चंदर को उठाकर सुधा बोली। दोनों ने खाना खाया। महाराजन बड़े दुलार से परसती रही और सुधा से बातें करती रही। खाना खाकर चंदर लेट गया और सोचने लगा, क्या सचमुच उसके और सुधा के बीच में कोई इतना भयंकर अंतर आ गया है कि दोनों पहले जैसे नहीं रह सकते। लगभग 4 बजे वह जागा तो उसने देखा कि उसके पांव पर सिर रखकर सुधा सो रही है। पंखे की हवा वहां तक नहीं पहुंचती और पसीने से तरबतर हो रही है। चंदर उठा। उसे नींद में ऐसा लगा जैसे इधर कुछ हुआ ही नहीं। सुधा वही सुधा है, चंदर वही चंदर है। उसने सुधा के पल्ले से सुधा के माथे का, गले का पसीना पोंछ दिया और हाथ बढ़ाकर पंखा उसकी ओर घुमा दिया। सुधा ने आंखें खोली, एक अजीब सी निगाह से चंदर की ओर देखा। चंदर के पांव को खींचकर वक्त से लगा ले, फिर आंख बंद कर लेट गई। चंदर ने अपना एक हाथ घुमा सुधा के माथे पर रख दिया और वह चुपचाप सोचने लगा। से लगभग साल भर पहले की बात है जब उसने पहले सुधा को कैलाश का चित्र दिखाया था और सुधा रो धोकर उसके पाँव में से मुंह छिपाकर सो गई थी। और आज सुधा साल भर में कहां से कहां जा पहुंची है। चंदर कहां से कहां पहुंच गया है। काश कि कोई उनकी जिंदगी की स्लेट पर इस वर्ष भर खींची हुई मानसिक रेखाओं को मिटा सके तो कितने सुखी हो जाएं दोनों। चंदर ने सुधा को हिलाया और बोला, सुधा सो रही हो? नहीं, उठो। नहीं चंदर, पड़ी रहने दो। तुम्हारे चरणों में सब कुछ भूल कर एक क्षण के लिए भी सो सकूंगी। मुझे इसका विश्वास नहीं था। सब कुछ छीन लिया है तुमने। एक क्षण की आत्मप्रवंचना क्यों छीनते हो? सुधा ने उसी तरह पड़े हुए जवाब दिया। उरे उठ पगली। चंदन ने मन में जाने कहा मरा हुआ उल्लास फिर से जिंदा हो उठा। उसने सुधा की बाह में जोर से चुटकी काटते हुए कहा, उठती है या नहीं आलसी कहीं की? सुधा उठकर बैठ गई। क्षण भर चंदर की ओर पथराई हुई निगाह से देखती रही। बोली, चंदर मैं जाग रही हूँ, तुम्ही ने उठाया है चंदर मुझे। कहीं सपना तो नहीं है कि फिर टूट जाएगा? और सुधा सिसक कर रो पड़ी। चंदर की आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर बाद वह बोला, सुधा कोई जादूगर हम लोगों के मन से यह कांटा निकाल देता तो मैं कितना सुखी होता। लेकिन सुधा अब मैं तुम्हें दुखी नहीं करूंगा। यह तो तुमने पहले भी कहा था चंदर, लेकिन इधर जाने कैसे हो गए? लगता है तुम्हारे चरित्र में कहीं स्थायित्व तो नहीं। इसी का तो मुझे खेद है, मुझे दुख है चंदर। अब रहेगा सुधा, तुम्हें खोकर, तुम्हारे प्यार को खोकर मैं देख चुका हूँ कि मैं आदमी नहीं रह पाता, जानवर बन जाता हूँ सुधा। अगर तुम आज से महीने पहले मिल जाती, मेरे जहर मेरे मन में जो घुट रहा था वह तुम्हारे सामने व्यक्त करके मैं बिल्कुल निश्चिंत हो जाता। अच्छा सुधा, यहाँ आओ। सुधा चुपचाप लेट जाओ, मैं तुमसे सब कुछ कह डालूं, फिर सब भूल जाऊं। बोलो, सुनोगी? सुधा चुपचाप लेट गई और बोली, चंदर या तो मत बताओ या फिर स्पष्ट सभी बता दो। हाँ बिल्कुल स्पष्ट सुधी।
तुमसे कुछ सीख पा सकता हूँ भला? चंदन ने हल्की चपत मारकर कहा। आज मन जैसे पागल हो रहा है तुम्हारे चरणों में बिखर जाने के लिए। जादूगरनी कहीं की। देखो सुधा, पिछली दफे तुमने मुझे बहुत कुछ बताया था कैलाश के बारे में। हाँ, बस उसके बाद से एक अजीब सी अरुचि मेरे मन में तुम्हारे लिए होने लगी थी। मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। तुम्हारे जाने के बाद बर्टी आया। उसने मुझे कहा कि औरत केवल नई संवेदना, नया स्वाद चाहती है और कुछ नहीं। अविवाहित लड़कियां विवाह और विवाहित लड़कियां नए प्रेमी, बस उनका यही चरम लक्ष्य है। लड़कियां शरीर की प्यास के अलावा कुछ नहीं चाहती। जैसे अराजकता के दिनों में किसी देश में कोई चालाक नेता शक्ति छीन लेता, वैसे ही मानसिक शून्यता के क्षणों में बर्टी जैसे मेरा दार्शनिक गुरु हो गया। उसके बाद आई पम्मी। उसने कहा कि क्या आवश्यक है कि पुरुष और नारी के संबंधों में सेक्स ही हो? उसने कहा हाँ, और यदि नहीं तो प्लेटनाटम आदर्शवादी प्यार की प्रतिक्रिया सेक्स की ही प्यास में होती है। अब मैं तुम्हें अपने मन की चोर बतला दूं। मैंने सोचा कि तुम अपने वैवाहिक जीवन में रम गई हो। शरीर की प्यास ने तुम्हें अपने में डुबा लिया है और जो अरुचि तुम मेरे सामने व्यक्त करती हो वह केवल दिखावा है। इसलिए मन ही मन मुझे तुमसे चिढ़ हो गई। पता नहीं क्यों यह संस्कार मुझ में दृढ़ सा हो गया और उसी के पीछे मैं तुम्ही को नहीं, पम्मी को छोड़कर सभी लड़कियों से नफरत करने लगा। बिनती को भी मैंने बहुत दुखी दिया। ब्याह में जाने से पहले ही बहुत दुखी होकर गई। रही पम्मी की बात तो उस पर मैं इसलिए खुश था कि उसने बड़ी यथार्थ सी बात कही। लेकिन उसने मुझे कहा कि आदर्शवादी प्यार की प्रतिक्रिया शारीरिक प्यास में होती है। तुमको इसका अपराधी मानकर तुमसे नाराज हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर वह मेरा संस्कार, मेरा व्यक्तित्व बदलने लगा। सुधा, पता नहीं तुम्हारे जीवन में मेरी प्रतिक्रिया के रूप में शारीरिक प्यास जागी या नहीं, पर मेरे मन के गुनाह तो तूफान की तरह लहरा उठे। लेकिन तुमसे एक बात नहीं छिपाऊंगा, वह यह कि ऐसे भी क्षण है जब पम्मी के समर्पण ने मेरे मन की सारी कटुता धो दी है। बोलो, तुम कुछ तो बोलो सुधा। तुम कहते चलो चंदर, मैं सुन रही हूँ। हाँ, लेकिन उस दिन गेसु आई। उसने मुझे फिर पुराने दिनों की याद दिला दी और फिर जैसे पम्मी के लिए आकर्षण उखड़ सा गया। अच्छा सुधा, एक बात बताओ, तुम यह मानती हो कि कभी कभी एक व्यक्ति के माध्यम से दूसरे व्यक्ति की भावनाओं की अनुभूति होने लगती है? क्या मतलब? मेरा मतलब जैसे तुम्हें मुझे गेसु की बातों में उस दिन ऐसा लगा जैसे तुम बोल रही हो। और दूसरी बात तुम्हें बताऊं, तुम्हारे पीछे बिनती रही मेरे पास। सारे अंधेरे में वही रोशनी थी, बड़ी क्षीण टिमटिमाती हुई सारहीन सी। बल्कि मुझे तो लगता था कि वह रोशन इसलिए थी कि उसमें रोशनी तुम्हारी थी। मैंने कुछ दिन बिनती को बहुत प्यार किया। मुझे ऐसा लगता था कि अभी तुम मेरे सामने थी, अब तुम उसके माध्यम से आती हो। लगता था जैसे वह एक व्यक्तित्व नहीं, तुम्हारे व्यक्तित्व का ही अंश है। उस लड़की में जिस अंश तक तुम थी, वह अंश बार बार मेरे मन में रस उभार देता था। क्यों सुधा, मन की भी यह कैसी अजब सी गति है। सुधा थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, भागवत में एक जगह एक टीका में हमने पढ़ा था चंदर की जिसको भगवान बहुत प्यार करता है उसमें उनकी अभिव्यक्ति होती है। बहुत बड़ा वैज्ञानिक सत्य है यह। मैं बिनती को बहुत प्यार करती हूँ चंदर। समझ गया मैं, चंदर बोला। अब मैं समझा मेरे मन को मैं इतने गुनाह कहाँ से आए। तुमने मुझे बहुत प्यार किया और वही तुम्हारे व्यक्तित्व के गुनाह मेरे व्यक्तित्व में उतर है। सुधा खिलखिलाकर हंस पड़ी। चंदर के कंधे पर हाथ रखकर बोली, इसी तरह हंसते बोलते रहते तो क्यों यह हाल होता? मनमौजी हो, जब चाहो खुश हो गए, जब चाहो नाराज हो गए। उसके बाद वह उठी और बाहर से एक तस्तरी में कुछ फल काट कर लाई। चंदर ने देखा आम। अरे आम? अभी कहाँ से आम ले आई? कौन लाया? लखनऊ उतरी थी, वहां से तुम्हारे लिए लेती आई। चंदर ने एक आम की फांक उठाकर खाई और किसी पुरानी घटना की याद दिलाने के लिए आंचल में हाथ पोंछ दिया। सुधा हंस पड़ी और बड़ी दुलार भरी तारनाक स्वर बोली, बोलो, अब तो दिमाग नहीं बिगाड़ोगे अपना? कभी नहीं सुधा। लेकिन पम्मी का क्या होगा? पम्मी से मैं संबंध नहीं तोड़ सकता, व्यवहार चाहे जितना सीमित कर दूं। मैं कब कहती हूँ, मैं तुम्हें कहीं से नहीं बांधना भी नहीं चाहती। जानती हूँ अगर चाहूँ भी तो कभी अपने मन के बहुपास ढीले कर तुम्हें चिरमुक्ति तो मैं न दे पाऊंगी। तो भला बंधन ही क्यों बांधूं? पम्मी शाम को आएगी शायद। दरवाजा खटका और गेसु ने प्रवेश किया। आकर दौड़कर सुधा से लिपट गई। चंदर उठकर चला गया। चले कहाँ भाईजान, बैठिए ना, नहा लूँ तब आता हूँ। चंदर चल दिया। वह इतना खुश था, इतना खुश कि बाथरूम में खूब गाना गाता रहा और नहा चुकने के बाद उसे ख्याल है कि उसने अपने बनियान उतारी ही नहीं थी। नहाकर कपड़े बदलकर वह आया तब भी गुनगुना रहा था। कमरे में आया तब देखा केसु अकेली बैठी है। सुधा कहाँ गई? चंदर ने नाचते हुए स्वर में कहा। गई है शरबत बनाने। गेसु ने चुन्नी से सिर ढकते हुए अपने पाँव को सलवार से ढकते हुए कहा। चंदर इधर उधर बगल में रुमाल ढूंढने लगा। आज बड़े खुश हैं चंदर भाई, कोई खोई हुई चीज मिल गई है क्या?
अरे मैं बहन हूँ, कुछ इनाम दे दीजिए। गेसु ने चुटकी ली। इनाम की क्या बात है, कहो तो वह चीज़ ही तुम्हें दे दूँ। हाँ, कैलाश बाबू के दिल से पूछिए, गेसु बोली। उनके दिल से तुम ही बात कर सकती हो, गेसु ने झेप कर मुँह फेर लिया। सुधा हाथ में 2 गिलास लिए आई। लो गेसु पियो। एक गिलास गेसु को देकर बोली। चंदन लो, तुम पियो ना। नहीं नहीं, मैं नहीं पीऊंगी, बर्फ मुझे नुकसान करेगी, सुधा ने चुपचाप कहा। चंदर को याद आ गया। सुधा, पहले चिड़ कर अपने आप चाय शरबत पी जाते थे और आज क्या ढूंढ रहे हो चंदर? सुधा बोली। रुमाल, कोई मिल ही नहीं रहा। साल भर में रुमाल खो दिए होंगे। मैं तो तुम्हारी आदत जानती हूँ, आज कपड़ा ला दो, कल सुबह रुमाल सी दूँ तुम्हारे लिए। और उठकर उसने कैलाश के बक्स से एक रुमाल निकाल कर दे दिया। उसके बाद चंदर बाजार गया और कैलाश के लिए तथा सुधा के लिए कुछ कपड़े खरीद लाया। इसके साथ ही कुछ नमकीन जो सुधा को पसंद था, पेठा, एक तरबूज, एक बोतल गुलाब का शरबत, एक सुंदर सा पेन और जाने क्या क्या खरीद लाया। सुधा ने देखकर कहा, पापा नहीं है, फिर भी लगता है मैं मायके आई हूँ। लेकिन वह कुछ खा पी नहीं सकी। चंदर खाना खाकर लॉन में बैठ गया। वहीं उसने अपनी चारपाई डलवा दी। सुधा के बिस्तर छत पर लगे थे, उसके पास महाराजन सोने वाली। सुधा एक तस्तरी में तरबूज काट कर ले आई और कुर्सी में डालकर चंदर भी चारपाई के पास बैठ गया। चंदर तरबूज खाता रहा। थोड़ी देर बाद सुधा बोली, चंदर, बिनती के बारे में तुम्हारी क्या राय है? राय क्या होती है? बहुत अच्छी लड़की है। तुमसे तो अच्छी है, चंदर ने छेड़ा। अरे मुझसे तो दुनिया अच्छी है। लेकिन एक बात पूछे, बहुत गंभीर बात है। क्या? तुम बिनती से ब्याह कर लो। बिनती से? कुछ दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? नहीं, इस बारे में पहले ये बोले कि चंदर से बिनती का ब्याह क्यों नहीं करती, तो मैंने चुपचाप पापा से पूछा। पापा बिल्कुल राजी हैं, बोले कि मुझसे नहीं, तुम ही चंदर से कहो। कर लो चंदर, बुआ जी अब दखल नहीं देंगी। चंदर हंस पड़ा। अपनी खुराफातें तुम्हारे दिमाग में उठती हैं। अच्छा है, याद है एक बार और तुमने ब्याह के लिए कहा था? सुधा ने मुंह एक हल्का सा निश्वास निकल पड़ा। हाँ याद है, खैर तब की बात दूसरी थी। अब तो तुम्हें कर लेना चाहिए। नहीं सुधा, शादी तो मुझे करनी ही नहीं है। तुम क्या कह रही हो? क्यों कह रही हो? तुम मेरे बिनती के संबंधों को कुछ गलत तो नहीं समझ रही हो? नहीं जी, लेकिन यह जानती हूँ कि बिनती तुम पर अंधश्रद्धा रखती है। उससे अच्छी लड़की तुम्हें मिलेगी नहीं। कम से कम जिंदगी तुम्हारी व्यवस्थित हो जाएगी। चंदन हंसा। मेरी जिंदगी शादी से नहीं, प्यार से सुधरेगी सुधा। कोई ऐसी लड़की ढूंढ दो जो तुम्हारी जैसी हो और प्यार करे, तो मैं समझूं भी कि तुमने कुछ किया मेरे लिए। शादी वादी बेकार है, वो कोई बात करनी है या नहीं? नहीं चंदर, शादी तो तुम्हें करनी ही होगी। अब मैं ऐसे तुम्हें नहीं रहने दूंगी। बिनती से ना करो तो दूसरी लड़की ढूंढूंगी, लेकिन शादी करनी होगी और मेरी पसंद से करनी होगी। चंदर एक उपेक्षा की हंसी हंस कर रह गया। सुधा उठ खड़ी हुई। क्यों चल दी? हाँ, अब नींद आ रही होगी तुम्हें, सो। चंदर ने रोका नहीं। उसने सोचा था सुधा बैठेगी, जाने कितनी बातें करेंगे। वह सुधा से उसका सब हाल पूछेगा, लेकिन सुधा तो जाने कैसी तटस्थ, निरपेक्ष और अपने में सीमित सी हो गई है और कुछ समझ में नहीं आता। उसने चंदर से सब कुछ जान लिया, लेकिन चंदर के सामने उसने अपने मन में कहीं जाहिर होने नहीं दिया। सुधा उसके पास होकर भी जाने कितनी दूर थी। सरोवर में डूबकर पंछी प्यासा था। करीब घंटा भर बाद सुधा दूध का गिलास लेकर आई। चंदर को नींद आ गई थी। वह चंदर के सिरहाने बैठ गई। चंदर सो गए क्या? क्यों? चंदर घबरा कर उठ गया। लो दूध पी लो, सुधा बोली। हम दूध नहीं पिएंगे। पी लो, देखो बर्फ और शरबत मिला दिया है, पीकर तो देखो। नहीं, हम नहीं पिएंगे। अब जाओ, हमें नींद लग रही। चंदर गुस्सा था। पी लो मेरे राज दुलारे, चमक रहे हैं चांद सितारे। सुधा ने लोली गाते हुए अपनी गोद में खींचकर बच्चों की तरह गिलास चंदर के मुंह से लगा दिया। चंदर ने चुपचाप दूध पी लिया। सुधा ने गिलास नीचे रखकर कहा, वाह, ऐसे तो मैं नीलू को दूध पिलाती हूँ। नीलू कौन? अरे मेरा भतीजा, शंकर बाबू का लड़का। अच्छा चंदर, तुमने पंखा तो छत पर लगा दिया है, तुम कैसे सोओगे? मुझे नींद आ जाएगी। चंदर फिर लेट गया। सुधा उठी नहीं। वह दूसरी पार्टी से हाथ टेककर चंदर के वक्त के आर पार फूलों की धनुष से झुक कर बैठ गई। एकादशी का निस्तिग्ध पवित्र चंद्रमा आसमान की नीली लहरों पर अधखिले बेल के फूलों की तरह कांप रहा था। दूध में नहाए हुए झोंके चांदनी से आंख में छौली खेल रहे थे। चंदर आंखें बंद किए पड़ा रहा। उसकी पलकों पर, उसके माथों पर, उसके होठों पर चांदी की पंखुड़ियां बरस रही थी। सुधा ने चंदर का कॉलर ठीक किया और बड़े ही मधुर स्वर में पूछा, चंदर नींद आ रही है? नहीं, नींद उचट गई। चंदर ने आंख खोलकर देखा। एकादशी का पवित्र चंद्रमा आकाश में था और पूजा से अभिषिक्त एकादशी की उदास चांदनी उसके वक्ष पर झुकी बैठी थी। उसे लगा जैसे पवित्रता और अमृत का चंपई बादल उसके प्राणों में लिपट गया। उसने करवट बदल कर कहा, सुधा, जिंदगी का एक पहलू खत्म हुआ।
दर्द की एक मंजिल खत्म हो गई, थकान भी दूर हो गई, लेकिन अब आगे का रास्ता समझ में नहीं आता, क्या करूं। करना बहुत है चंदर, अपने अंदर की बुराई से लड़ लिए, अब बाहर की बुराई से लड़ो। मेरा तो सपना था चंदर कि तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। अपने बारे में तो कुछ सोचा था, वो नसीब ने तोड़ दिया। अब तुम्ही को देखकर कुछ संतोष मिलता है। तुम जितने ऊंचे बनोगे उतना ही चैन मिलेगा, वरना मैं तो नरक में भून रही हूँ। सुधा, तुम्हारी इसी बात से मेरी सारी हिम्मत, सारा बल टूट जाता है। अगर तुम अपने परिवार में सुखी रहोगी तो मेरा भी साहस बंधा रहता। तुम्हारा यह हल, तुम्हारा यह स्वास्थ्य, यह असमय वैराग्य और पूजा, यह घुटन देखकर लगता है क्या करूं, किसके लिए करूं। मैं भी क्या करूं चंदर। मैं यह जानती हूं कि अब मेरा ये बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन इस बात पर मुझे और भी दुख होता है। मैं इन्हें संतुलित नहीं कर पाती और इनका खुलकर उपेक्षा भी नहीं कर पाती। अजब सा नरक है यह मेरे जीवन भी। लेकिन यह जरूर है चंदर कि तुम्हें ऊंचा देखकर मैं यह नरक भी भोग ले जाऊंगी। तुम दिल छोटा मत करो, एक ही जिंदगी की तो बात है, उसके बाद। लेकिन मैं तो पुनर्जन्म में विश्वास ही नहीं करता। तब तो और भी अच्छा है, इसी जन्म में जो सुख दे सकते हो दे दो, जितना ऊंचे उठ सकते हो उठ लो। तुम जो रास्ता बताओ वह मैं अपनाने के लिए तैयार हूँ। मैं सोचता हूँ अपने व्यक्तित्व से ऊपर उठूं, लेकिन मेरे साथ एक शर्त है, तुम्हारा प्यार मेरे साथ रहे। तो वह अलग कब रहा चंदर, तुम्हें जब चाहा मुंह फेर लिया, लेकिन अब नहीं। काश कि तुम एक क्षण का भी अनुभव कर पाते कि तुमसे दूर वहाँ वासना के कीचड़ में फंसी हुई मैं कितनी व्याकुल, कितनी व्यथित हूँ, तो तुम कभी ऐसा न करते। मेरे जीवन में जो कुछ अपूर्णता रह गई चंदर, उसकी पूर्णता की सिद्धि तुम ही हो। तुम मेरे जन्म जन्मांतर की शांति की सौगंध हो। तुम अब इस तरह न करना, बस ब्याह कर लो और दृढ़ता से ऊंचाई की ओर उठो। चलो, ब्याह के अलावा तुम्हारी सब बातें स्वीकार हैं, लेकिन फिर भी तुम अपना प्यार वापस नहीं लोगी, कभी कभी नहीं। और हम कभी नाराज भी हो जाएं तो बुरा नहीं मानोगी, नहीं। और हम कभी फिसले तो तुम तटस्थ होकर नहीं बैठोगी कि बिना डरे हुए मुझे खींच लाओगे उस दलदल से। यह कठिन है चंदर, आखिर मेरे भी बंधन है। लेकिन खैर, अच्छा यह बताओ तुम दिल्ली कब जाओगे? अब दिल्ली तो दशहरे में आऊँगा, गर्मियों में यहीं रहूँगा, लेकिन हो सका तो लौटने के बाद शाहजहांपुर आऊँगा। सुधा चुपचाप बैठी रही, चंदर भी चुपचाप लेटा रहा। थोड़ी देर बाद चंदर ने सुधा की हथेली अपने हाथों में रख ली और आंखें बंद कर ली। जब वह सो गया तो सुधा ने धीरे से हाथ उठाए खड़ी हो गई। थोड़ी देर अपलक उसे देखती रही और धीरे धीरे चली आई। दूसरे दिन सुधा सुबह नहा कर आकर चंदर को जगाया। चंदर उठ बैठा तो सुधा बोली, जल्दी से नहा लो, आज तुम्हारे साथ पूजा करेंगे। चंदर उठ बैठा, नहा धोकर आया तो सुधा ने चौकी के सामने 2 आसन बिछा रखे थे। चौकी पर धूप सुलग रही थी और फूल गमक रहे थे, ढेर के ढेर बेलें और अगस्त के फूल। चंदर को बिठाकर सुधा बैठी। उसने फिर वही वेश धारण कर लिया था, रेशम की धोती और रेशम का एक अंतरवाशक, गीले बाल पीठ पर लहरा रहे थे। लेकिन मैं बैठा बैठा क्या करूँगा, उसने पूछा। सुधा कुछ नहीं बोली, चुपचाप अपनी काम करती गई। थोड़ी देर बाद उसने भागवत खोले और मधुर स्वरों में गोपिका गीत पढ़ती रही। चंदर संस्कृत नहीं समझता था, पूजा पाठ में विश्वास नहीं करता था, लेकिन वह छठ जाने कैसा लग रहा था। चंदर की सांस में धूप की पावन सौरभ के डोरे गूंद गए थे। उसके घुटनों पर रहकर सहृदय स्नाता सुधा के भीगे केसों से गीले मोती चुप पड़ते थे। कृषिकाय उदास और पवित्र सुधा के पूजा के प्रसाद जैसे मधुर स्वर में श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक उसकी आत्मा को अमृत से धो रहे थे। लगता था जैसे इस पूजा की श्रद्धान्वित बेला में उनके जीवन भर के भूले, कमजोरियां, गुनाह सभी धुलता जा रहा है। जब सुधा ने भागवत बंद करके रख दिया तो पता नहीं क्यों चंदर ने प्रणाम कर लिया, भागवत को या भागवत की पुजारिन को यह नहीं मालूम। थोड़ी देर बाद सुधा ने पूजा की थाली उठाई और उसे चंदर के माथे पर रोली लगा दी। अरे मैं, हाँ तुम, और कौन? मेरे तो दूसरा न कोई, सुधा बोली और ढेर के ढेर फूल चंदर के चरणों पर चढ़ाकर झुककर चंदर के चरणों को प्रणाम कर लिया। चंदर ने घबराकर पांव खींच लिए। मैं इस योग्य नहीं हूँ सुधा, क्यों लज्जित कर रही हो? सुधा कुछ नहीं बोली, अपने आंचल से छलकता हुआ आंसू पोंछकर नाश्ता लाने चली गई। जब वह यूनिवर्सिटी से लौटा तो देखा सुधा मशीन रखे कुछ सिल रही है। चंदर ने कपड़े बदलकर पूछा, कहो क्या सिल रही हो? रुमाल और बनियाइन। कैसे काम चलता था तुम्हारा? ना संदूक में एक भी रुमाल है, न एक भी बनियाइन। लापरवाही की भी हद है, तभी तो कहती हूँ ब्याह कर लो। हाँ, किसी दर्जी की लड़की से ब्याह करवा दो। चंदर खाट पर बैठ गया, सुधा मशीन पर बैठी बैठी सिलती रही। थोड़ी देर बाद सहसा उसने मशीन रोक दी, एकदम घबरा कर उठी। क्या हुआ सुधा? बहुत दर्द हो रहा है। वह उठी और खाट पर बेहोश सी
पड़ रही। चंदर दौड़कर पंखा उठा लाया और झलने लगा। डॉक्टर बुला लाऊं? नहीं, अभी ठीक हो जाऊंगी, उबकाई आ रही। सुधा उठी। जाओ मत, मैं पीकदान उठा लाता हूँ। चंदर ने पीकदान उठाकर रख दिया और सुधा की पीठ सहलाने लगा। फिर सुधा हाँफती सी लेट गई। चंदर दौड़कर इलायची और पान ले आया। सुधा ने इलायची खाई और फिर पड़ी रही। उसके माथे पर पसीना झलक आया। अब कैसी तबीयत है सुधा? बहुत दर्द है अंग अंग में, मशीन चलाना नुकसान कर गया। सुधा ने बहुत छींट स्वरों में कहा। जाऊं किसी डॉक्टर को बुला लाऊं? बेकार है चंदर, मैं तो लखनऊ में दिखा आई। इस रोग का क्या इलाज है? यह तो जिंदगी भर का अभिशाप है। क्या बीमारी बताई तुम्हें? कुछ नहीं, बताओ ना। क्या बताऊं चंदर? सुधा ने बड़ी कातर निगाहों से चंदर की ओर देखा और फुट फुट कर रो पड़ी। बुरी तरह सिसकने लगी। सुधा चुपचाप बड़ी कहारती रही। चंदर ने अटैची में से दवा निकाल कर दी। कॉलेज नहीं गया। 2 घंटे बाद सुधा ठीक हुई। उसने गहरी सांस ली और तकिए के सहारे उठकर बैठ गई। चंदर ने और तकिए पीछे रख दिए। 2 ही घंटे में सुधा का चेहरा पीला पड़ गया। चंदर चुपचाप उदास बैठा रहा। उस दिन सुधा ने खाना नहीं खाया, सिर्फ फल लिए। दोपहर को 2 बजे भयंकर लू में कैलाश वापस आया। उसने आते ही चंदर से पूछा, सुधा की तबीयत तो ठीक रही? यह जानकर कि सुबह खराब हो गई थी। वह कपड़े उतारने से पहले सुधा के कमरे में गया और अपने हाथ से दवा देकर फिर कपड़े बदलकर सुधा के कमरे में जाकर सो गया। बहुत थका मालूम पड़ता था। चंदर आकर अपने कमरे में कापियां जांचता रहा। शाम को कामिनी, प्रभा और कई लड़कियां जिन्हें गेसू ने खबर दी थी आई और सुधा और कैलाश को घेरे रही। चंदर उनकी खातिर तवज्जो में लगा रहा। रात को कैलाश ने उसे अपनी छत पर बुला लिया और चंदर के भविष्य के कार्यक्रम में बातें करता रहा। जब कैलाश को नींद आने लगी वह उठकर लॉन में लौट आया और लेट गया। बहुत देर तक उसे नींद नहीं आई। वह सुधा की तकलीफों के बारे में सोचता रहा। उधर सुधा बहुत देर तक करवटें बदलती रही। यह 2 दिन सपनों की तरह बीत गए। वह कल फिर चली जाएगी चंदर से दूर, न जाने कब तक के लिए। सुबह से ही सुधा जैसे बुझ गई थी। कल तक तो जो उसमें उल्लास वापस आ गया था वह जैसे कैलाश की छाह ने ही ग्रस लिया। चंदर के कॉलेज का आखिरी दिन था। चंदर कैलाश को ले गया और अपने मित्रों प्रोफेसरों से उसका परिचय करा लाया। एक प्रोफेसर जिनकी आदत थी कि वे कांग्रेस सरकार से संबंधित हर व्यक्ति को दावत जरूर देते थे, उन्होंने कैलाश को दावत दी क्योंकि वह सांस्कृतिक मिशन में जा रहा था। वापस जाने के लिए रात की गाड़ी तय रही। हफ्ते भर बाद ही कैलाश को जाना था, अतः वह ज़्यादा नहीं रुक सकता था। दोपहर का खाना दोनों ने साथ खाया। सुधा महाराजिन के लिहाज करती थी, अतः वह कैलाश के साथ खाने नहीं बैठी। निश्चय हुआ कि अभी से सामान बांध लिया जाए ताकि पार्टी के बाद सीधे स्टेशन जा सके। जब सुधा ने चंदर के लाए हुए कपड़े कैलाश को दिखाए तो उसे बड़ा ताज्जुब हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कपड़े रख लिए और चंदर से जाकर बोला, अब जब तुमने लेने देने का व्यवहार ही निभाया है तो यह बता दो, तुम बड़े हो या छोटे? क्यों? चंदर ने पूछा। इसलिए कि बड़े हो तो पैर छू कर जाऊं और छोटे हो तो रुपया देकर जाऊं, कैलाश बोला। चंदर हंस पड़ा। घर में दोपहर से ही उदासी छा गई। न चंदर दोपहर को सोया, न कैलाश और न सुधा। शाम की पार्टी में सब लोग गए। वहां से लौट कर आए तो सुधा को लगा कि उसका मन अभी डूब जाएगा। उसे शादी में भी जाना इतना नहीं अखरा जितना आज अखर रहा था। मोटर पर सामान रखा जा रहा तो वह खंबे से टिककर खड़ी रो रही थी। महाराज ने एक टोकरी में खाने का सामान बांध रही थी। कैलाश ने देखा तो बोला, रो क्यों रही हो? छोड़ जाएं तुम्हें यहीं, चंदर से संभलेगा? सुधा ने आंसू पोंछकर आंखों से डांटा। महाराज सुन रही है कि नहीं? मोटर तक पहुंचते पहुंचते सुधा फूट फूट कर रो पड़ी और महाराज उसे गला लगाकर आंसू पोंछने लगी। बोली, रोवे न बिटिया, अब छोटे बाबू का ब्याह कर दे तो 2-3 महीना आए के रह जा। तो हार सास छोड़ी है कि नहीं? सुधा ने कुछ जवाब नहीं दिया और 5 रुपए का नोट महाराजन के हाथ में थमाकर आ बैठी। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई थी। 2nd क्लास में चंदर ने इन लोगों का बिस्तर लगवा दिया, सीट रिजर्व करवा दी। गाड़ी छूटने में अभी आधा घंटा भर देर थी। सुधा की आंखों में विचित्र सा भाव था। कल तक की दृढ़ता, तेज उल्लास बुझ सा गया था और अजीब सी कातरता आ गई थी। वह चुप बैठी थी। चंदर से जब नहीं रह गया तो उठकर प्लेटफॉर्म पर टहलने लगा। कैलाश भी उतर गया। दोनों बातें करने लगे। सहसा कैलाश ने चंदर के कंधे पर हाथ रखकर कहा, हाँ यार, एक बात बहुत जरूरी थी। क्या? इन्होंने तुमसे विनती के बारे में कुछ कहा था तो तुमने क्या सोचा? मैं शादी वादी नहीं करूँगा। यह सब आदर्शवाद मुझे अच्छा नहीं लगा। और फिर उससे शादी करके सच पूछो तो बहुत बड़ी बात करोगे तुम। उस घटना के बाद अब ब्राह्मणों में तो उस वर्ष उसे मिलने से रहा और ये कह रही थी कि वह तुम्हें मानती भी बहुत है। हाँ, लेकिन इसके मतलब यह नहीं कि मैं शादी कर लूँ। मुझे बहुत कुछ करना है। अरे जाओ यार, तुम सिवा बातों के कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है, चंदर ने बात टाल दी, वह शादी तो नहीं करेगा। थोड़ी देर बाद चंदर ने पूछा, इन्हें दिल्ली कब भेजोगे?
अभी तो मैं जिस दिन जाऊंगा उस दिन ये दिल्ली मेरे साथ जाएंगी, लेकिन दूसरे दिन शाहजहांपुर लौट आएंगी। क्यों? अभी माँ बहुत बिगड़ी हुई हैं, वह इन्हें आने थोड़े ही देती थी, वह तो लखनऊ के बहाने में इन्हें ले आया। तुम शंकर भैया से अभी जिक्र मत करना। अब दिल्ली तो इसलिए चली जाए कि मैं 2-3 महीने बाद लौटूंगा, फिर शायद सितंबर अक्टूबर, ये 3-4 महीने के लिए दिल्ली जाएंगी। यू नो शी इज कैरीड। हाँ अच्छा, हाँ यही तो बात है, पहला मौका है। दोनों लौटकर कंपार्टमेंट में बैठ गए। सुधा बोली, तो सितंबर में आओगी ना चंदर? हाँ हाँ जरूर से, फिर वक्त कोई बहाना ना बना देना। जरूर आऊँगा। कैलाश उतरकर कुछ लेने गया तो सुधा ने अपनी आंखों से आंसू पोंछकर झुककर चंदर के पांव छू लिए और रोकर बोली, चंदर अब बहुत टूट चुकी हूँ, अब हाथ न खींच लेना। उसका गला रूंध गया। चंदर ने सुधा के हाथों को अपने हाथ में लिया और कुछ भी नहीं बोला। सुधा थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, चंदर चुप क्यों हो? आप तो नफरत नहीं करोगे? मैं बहुत अभागी हूँ देवता। तुमने क्या बनाया था और अब क्या हो गई? देखो अब चिट्ठी लिखते रहना, नहीं तो सहारा टूट जाता है। और वह फिर रो पड़ी। कैलाश कुछ किताबें और पत्रिकाएं खरीद कर वापस आ गया। दोनों बैठकर बातें करते रहे। यह निश्चय हुआ कि जब कैलाश लौटेगा तो बजाय बंबई के सीधे दिल्ली जाने के वह प्रयाग से होता हुआ जाएगा। गाड़ी चली तो चंदर ने कैलाश को बहुत प्यार से गले लगा लिया। जब तक गाड़ी प्लेटफार्म के अंदर रही, सुधा सिर निकाले झांकती रही। प्लेटफार्म के बाहर भी पीली चांदनी में सुधा का वह फहराता हुआ आंचल दिखता रहा। धीरे धीरे वह सफेद बिंदु बनकर अदृश्य हो गई। गाड़ी एक विशाल अजगर की तरह चांदनी में रेंगती चली जा रही थी। जब मन में प्यार जग जाता है तो प्यार की किरण बादलों में छिप जाती है। अजब थी चंदर की किस्मत। इस बार तो सुधा गई तो उसके तन मन को गुलाबी नशे में सराबोर कर गई थी। चंदर उदास नहीं था, बेहद खुश था। खूब घूमता था वह और गर्मी के बावजूद खूब काम करता था। अपने पुराने नोट्स निकाल लिए और एक नई किताब की रूपरेखा सोच रहा था। उसे लगता था कि उसका पौरुष, उसकी शक्ति, उसका ओज, उसकी दृढ़ता सब कुछ लौट आया है। उसे हरदम लगता कि गुलाबी पंखुड़ियों की एक छाया उसकी आत्मा को चूमती रहती है। वह जब कभी लेटता तो उसे लगता कि सुधा फूलों के धनुष की तरह उसके पलंग के आर पार पार्टी पर हाथ टेके बैठी है। उसे लगता कि कमरे में अब भी धूप की सौरभ लहरा रही है और हवाओं में सुधा के मधुर कंठ के श्लोक गूंज रहे हैं। 2 ही दिन में चंदर को लग रहा था कि उसकी जिंदगी में जो कुछ टूट फूट गया है वह सब संभल रहा है। वह सब अभाव धीरे धीरे भर रहा है। उसके मन का पूजा गृह खंडहर हो चुका था। सहसा उस पर जैसे किसी ने आंसू छिड़ककर जीवन के वरदान से अभिषक्त कर दिया था। पत्थर के बीच में दबे पिसे हुए पूजा गीत फिर से सस्वर हो उठे। मुरझाए हुए पूजा फूलों की पंखुड़ियों में फिर रस छलक आया और रंग चमक उठे थे। धीरे धीरे मंदिर का कंगूरा फिर सितारों में समझौता करने की तैयारी करने लगा था। चंदर की नसों में वेद मंत्रों की पवित्रता और ब्रज की बंसी की मधुराई पलकों में पलके डालकर नाच उठी थी। सारा काम जैसे वह किसी अदृश्य आत्मा से आज्ञा से करता था। वह आत्मा सिवा सुधा के और भला किसकी थी? वह सुधामय हो रहा था। उसके कदम कदम में, बात बात में, सांस सांस में सुधा का प्यार फिर से लौट आया था। तीसरे दिन बिंती का एक पत्र आया। बिंती ने उसे दिल्ली बुलाया था और मामा जी भी चाहते थे कि चंदर कुछ दिनों के लिए दिल्ली चला आए तो अच्छा है। चंदर के लिए कुछ कोशिश भी कर रहे थे। उसने लिख दिया कि वह मई के अंत में या जून के प्रारंभ में आएगा और बिंती को बहुत सा स्नेह। उसने सुधा के आने की बात नहीं लिखी क्योंकि कैलाश ने मना कर दिया था। सुबह चंदर गंगा नहाता, नई पुस्तकें पढ़ता, अपने नोट्स दोहराता। दोपहर को सोता और रेडियो बजाता, शाम को घूमता और सिनेमा देखता। सोते वक्त कविताएं पढ़ता और सुधा के प्यार के बादलों मुंह छिपाकर सो जाता। जिस दिन कैलाश जाने वाला था उसी दिन उसका एक पत्र आया कि वह दिल्ली और सुधा दिल्ली आ गए हैं। शंकर भैया और नीलू उसे पहुंचाने बंबई जाएंगे। चंदर सुधा के इलाहाबाद जाने की जिक्र किसी को भी न लिखे। यह उसके और चंदर के बीच की बात है। खत के नीचे सुधा की कुछ लाइनें थी। चंदर, राम राम। तुमने मुझे जो साड़ी दी थी वह क्या अपनी भाभी श्रीमती के नाप की थी? वह मेरे घुटनों तक आती है। बूढ़ी होकर घिस जाऊंगी तो उसे पहना करूंगी। अच्छा स्नेह। और जो तुमसे कह आई हूँ उन बातों का ध्यान रहेगा ना? मेरी तंदुरुस्ती ठीक है। इधर मैंने गांधी जी की आत्मकथा पढ़नी शुरू की है। तुम्हारी सुधा। और हाँ, लाला जी मिठाई खिलाओ। दिल्ली में बहुत खबर है कि शर्राती विभाग में प्रयाग के प्रोफेसर आने वाले हैं।
कैलाश तो अब बम्बई चल दिया होगा। बम्बई के पते पर उसने बधाई का एक तार भेज दिया और सुधा को एयरमेल से उसने एक खत भेजा जिसमें बहुत सी मिठाइयों का चित्र बना दिया था। लेकिन वो पसोपेश में पड़ गया, दिल्ली जाए या ना जाए। वह अपने अंतर्मन से सरकारी नौकरी का विरोधी था। उसे तत्कालीन भारतीय सरकार और ब्रिटिश सरकार में ज़्यादा अंतर नहीं लगता था। फिर हर दृष्टिकोण से वह समाजवादियों के अधिक समीप था और वह सुधा से वायदा कर चुका था कि वह काम करेगा, ऊंचा बनेगा, प्रसिद्ध होगा। लेकिन पद स्वीकार कर ऊंचा बनना उसके चरित्र के विरुद्ध था। किंतु डॉक्टर शुक्ला कोशिश कर रहे थे। चंदर केंद्रीय सरकार के किसी ऊंचे पद पर आए, यह उनका सपना था। चंदर को कॉलेज की स्वच्छंद और ढीली नौकरी पसंद थी। अंत में उसने यह सोचा कि पहले नौकरी स्वीकार कर लेगा, बाद में फिर कॉलेज चला आएगा। एक दिन रात को वह जब बिजली बुझाकर किताबें बंद कर सीने पर रखकर सितारों को देख रहा था और सोच रहा था कि अब सुधा दिल्ली लौट गई होगी। अगर दिल्ली रह गया तो बंगले में किसे टिकाया जाएगा। इतने में किसी व्यक्ति ने फाटक खोलकर बंगले में प्रवेश किया। उसे ताज्जुब हुआ कि इतनी रात को कौन आ सकता है, और वह भी साइकिल लेकर। उसने बिजली जला दी। तार वाला था। साइकिल खड़ी कर तार वाला लॉन पर चलाया और तार दे दिया। दस्तखत करके उसने लिफाफा फाड़ दिया। तार डॉक्टर साहब का था। लिखा था कि अगली ट्रेन से फौरन चले आओ। स्टेशन पर सरकारी कार होगी स्लेटी रंग की। उसके मन में फौरन कहा, चंदर हो गए तुम केंद्र में। उसकी आंखों में नींद गायब हो गई। वह उठा। अगली ट्रेन सुबह 3 बजे की थी। 11 बजे थे। अभी 4 घंटे थे। उसने एक अटैची में कुछ अच्छे से सूट रखे, किताबें रखी और माली को सहेज कर चल दिया। मोटर को स्टेशन से वापस लाने की दिक्कत होगी। ड्राइवर अब था नहीं, अतः नौकर को अटैची देकर पैदल चल दिया। राह में सिनेमा से लौटता हुआ रिक्शा मिल गया। चंदर ने 2nd क्लास का टिकट लिया था और ठाठ से चला। कानपुर में उसने सादी चाय पी और इटावा में रेस्टोरेंट बार में आकर खाना खाया। उसने बगल में मारवाड़ी दंपत्ति बैठे थे जो 2nd क्लास का किराया खर्च करके प्रायश्चित स्वरूप 1 आने की पकौड़ी और 2 आने की दालमोठ से उदरपूर्ति कर रहे थे। हाथरस स्टेशन पर एक मजेदार घटना घटी। हाथरस में जो छोटी बड़ी लाइनें क्रॉस करती हैं, छोटी लाइन ऊपर पुल पर खड़ी होती है। स्टेशन के पास जब ट्रेन धीमी हुई तो सेठ जी सो रहे थे। सेठानी ने बाहर झांक कर देखा और निसंकोच उनके पृथल उदर पर प्रहार करके कहा, हो देखो रेलगाड़ी के सिर पर। रेलगाड़ी? सेठ एकदम चौंक कर जागे और उछलकर बोले, बाप रे बाप, उलट गई रेलगाड़ी। जल्दी सामान उतार, लूट गए। राम, ये तो जंगल है, कहते थे ना जेवर न ले चल। चंदर खिलखिलाकर हंस पड़ा। सेठ जी ने परिस्थिति समझी और चुपचाप बैठ गए। चंदर करवट बदलकर फिर पढ़ने लगा। इतने में ऊपर की गाड़ी से उतर कर कोई औरत हाथ में गठरी लिए आई और चंदर ज्यों ही घुसी की मारवाड़ी में, बुढ़ी है, 2nd क्लास है। हो ही 2nd 3rd तो सब गोविंद की माया है बच्चा। चंदर का मुंह दूसरी ओर था, लेकिन उसने सोचा गोविंद जी की माया का वर्णन विश्लेषण करते हुए रेल के डब्बों में वर्गीकरण को भी माया जाल बताना शायद भागवतकार की दिव्य दृष्टि से संभव होगा। लेकिन यह भी मारवाड़ी कोई सुधा तो था नहीं कि वैष्णव साहित्य और गोविंद जी की माया का भक्त होता। जब उसने कहा गार्ड साहब को बुलाऊं तो बुढ़िया गरज उठी, बस बस चल हुआ यहाँ से। गार्ड का तोर दामद लगत है जौन बुलाइत है मोटका कद्दू। चंदर हंस पड़ा, कम से कम गाली की नवीनता पर। दूसरी बात, गाड़ी उस समय ब्रज क्षेत्र में थी। वहां यह अवधि का सफल वक्ता कौन, उसने घूम कर देखा। एक बुढ़िया थी, सिर मुड़ाए। उसने कहीं देखा है इसे। कहाँ जाओगी माई? कानपुर जावे। लेकिन यह गाड़ी तो दिल्ली जाएगी। तुहू बोलियो टुप से, हम ऐसे धमकाव में न आईत, ई कानपुर जई हैं। उसने हाथ नचाकर चंदर से कहा और फिर जाने क्यों रुक गई और चंदर की ओर देखने लगी। फिर बोली, अरे चंदर बेटवा, कहाँ से आवत हो तू? ओह बुआ जी हैं। सिर मुड़ा लिया तो पहचान में ही नहीं आती। चंदर ने फौरन उठकर पांव छुए। बुआ जी वृंदावन से आ रही थी। वह बैठ गई, बोली, ओ नटिनिया मर गई कि है बहन? कौन? वही बिनती। मरेगी क्यों भैया? सुकुल तो हमार कुल डुबोय दीहिन, लेकिन जैसे वो हमारी बिटिया के मड़वा तेरे उठाए रही, भगवान वैसे चाही तो उन्हों का लड़की से समझी। चंदर कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद खुद बड़बड़ाती हुई बुआ जी बोली, अब हमें का करे को है? हम सब मोह माया त्याग दिया, लेकिन हमरे त्याग में कुछो समरस है तो सुकुल को बदला मिली है। कानपुर की गाड़ी आई तो चंदर उन्हें खुद बिठा आया। विचित्र थी बुआ जी, बेचारी कभी समझ ही नहीं पाई कि बिनती को उठाकर डॉक्टर साहब ने उपकार किया है या अपकार।
और मजा तो यह है कि एक ही वाक्य में पूर्वार्धों के माया मोह से विरक्त की घोषणा और उत्तरार्ध में दुर्वासा का शाप। हिंदुस्तान के सिवा ऐसे नमूने में कहीं भी मिलने मुश्किल हैं। इतने में चंदर की गाड़ी ने सीटी दी। वह भागा। बुआ जी ने चंदर का ख्याल छोड़कर अपने बगल के मुसाफिर से लड़ना शुरू कर दिया। वह दिल्ली पहुंचा। 2-3 साल पहले भी वह दिल्ली आया था, लेकिन अब दिल्ली स्टेशन की चहल पहल ही दूसरी थी। गाड़ी घंटा भर लेट थी। 9 बज चुके थे। अगर मोटर न मिली तो वह इतनी मशहूर सड़क पर डॉक्टर साहब का बंगला था कि चंदर को विशेष दिक्कत न होती। लेकिन ज्यों ही वह प्लेटफार्म के बाहर निकला तो उसने देखा कि जहाँ मरकरी सी सर्च लाइट लगी है, वहीं ठीक उसी के नीचे स्लेटी रंग की शानदार कार खड़ी थी, जिसके आगे पीछे क्राउन लगा था और सामने तिरंगा। आगे लाल वर्दी पहने एक खानसामा बैठा है और पीछे सिख ड्राइवर खड़ा है। चंदर का सूट चाहे जितना अच्छा हो, लेकिन इस शान के लायक तो नहीं था। फिर भी वह बड़े रौब से गया और डॉक्टर से बोला, यह किसकी मोटर है? सरकारी गड्डी है जी। सिख ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। क्या डॉक्टर शुक्ला ने भेजी है? जी हाँ हुजूर। एकदम उसका स्वर बदल गया। आप ही उनके लड़के हैं, चंदर बहादुर साहब? उसने उतरकर सलाम किया। दरवाजा खोला। चंदर बैठ गया। कुली को एक अटैची और एक अठन्नी दी। मोटर उड़ चली। चंदर बहुत उदार विचारों का था, लेकिन आज तक वह डॉक्टर साहब की 19वीं सदी वाली पुरानी कार पर ही चढ़ा था। इस राजमुकुट और राष्ट्रीय ध्वज से सुशोभित मोटर पर खानसामे के साथ चढ़ने का उसका पहला ही मौका था। उसे लगा जैसे इस समय तिरंगे का गौरव और महान ब्रिटिश साम्राज्य की इस क्राउन का शासन दम उसके मन को उड़ाए लिए जा रही है। चंदर तन कर बैठा, लेकिन थोड़ी देर स्वयं उसने अपने मन पर हंसी आ गई। फिर वह सोचने लगा कि जिन लोगों के हाथ में आज शासन सत्ता है, मोटरों और खानसामों ने उनके हृदय को इस तरह बदल दिया है। वे भी तो बेचारे आदमी हैं, इतने दिनों से प्रभुता के प्यासे। बेकार हम लोग उन्हें गाली देते हैं। फिर चंदर उन लोगों का ख्याल करके हंस पड़ा। दिल्ली में इलाहाबाद की अपेक्षा कम गर्मी थी। कार एक बंगले के अंदर मुड़ी और पोडियो में आकर रुक गई। बंगला नए सादे अमेरिकन ढंग का बना हुआ था। खानसामे ने उतरकर दरवाजा खोला। चंदर उतर पड़ा। ड्राइवर ने हॉर्न दिया। दरवाजा खुला और बिनती निकली। उसका मुंह सूखा हुआ था, बाल अस्त व्यस्त थे, आंखें जैसे रो रो कर सूज गई थी। चंदर का दिल धक से हो गया। राह भर के सुनहरे सपने टूट गए। क्या बात है बिनती, अच्छी तो हो? चंदर ने पूछा। आओ चंदर, बिनती ने कहा और अंदर जाते ही दरवाजा बंद कर दिया और चंदर की बाह पकड़कर सिसक कर रो पड़ी। चंदर घबरा गया। क्या बात है, बताओ ना, डॉक्टर साहब कहाँ हैं? अंदर हैं। तब क्या हुआ, तुम इतनी दुखी क्यों हो? चंदर ने बिनती के सिर पर हाथ रखकर पूछा। उसे लगा जैसे इस समस्त वातावरण पर किसी भयानक मृत्यु दूत के पंखों की काली छाया है। क्या बात है, बताती क्यों नहीं? बिनती बड़ी मुश्किल से बोली। दीदी, सुधा दीदी। चंदर को लगा जैसे उस पर बिजली टूट पड़ी। क्या हुआ सुधा को? बिनती कुछ नहीं बोली। उसे लेकर गई और कमरे के पास जाकर बोली, उसी में है दीदी। कमरे के अंदर की रोशनी उदास, फीकी और बीमार थी। एक नर्स सफेद पोशाक पहने पलंग के सिरहाने खड़ी थी और कुर्सी पर सिर झुकाए डॉक्टर साहब बैठे थे। पलंग पर चादर ओढ़े सुधा पड़ी थी। नर्स सामने थी, अतः सुधा का चेहरा नहीं दिखाई पड़ रहा था। चंदर के भीतर पांव रखते ही नर्स ने आंख के इशारे से कहा, बाहर जाइए। चंदर ठिठक कर खड़ा हो गया। डॉक्टर साहब ने देखा और वे भी उठकर चले आए। क्या हुआ सुधा को? चंदर ने बहुत व्याकुल, बहुत कातर स्वर में पूछा। डॉक्टर साहब कुछ नहीं बोले, चुपचाप चंदर के कंधे पर हाथ रखे हुए अपने कमरे में आए और बहुत भारी स्वर में बोले, हमारी बिटिया गई चंदर। और आंसू छलक आए। क्या हुआ उसे? चंदर ने फिर उससे उतने ही दुखी स्वर में पूछा। डॉक्टर साहब क्षण भर पथराई आंखों से चंदर की ओर देखते रहे, फिर सिर झुकाकर बोले, एबॉर्शन। थोड़ी देर बाद सिर उठाकर व्याकुल की तरह चंदर का कंधा पकड़कर बोले, चंदर, किसी तरह बचाओ सुधा को। क्या करे कुछ समझ में नहीं आता। अब बचेगी नहीं, परसों से होश नहीं आया। जाओ कपड़े बदलो, खाना खा लो, रात भर जागरण होगा। लेकिन चंदर उठा नहीं, कुर्सी पर सिर झुकाए बैठा रहा। सहसा नर्स आकर बोली, ब्लीडिंग फिर शुरू हो गई और नाड़ी डूब रही है, डॉक्टर को बुलाइए फौरन। और वह लौट गई। डॉक्टर साहब उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में बड़ी निराशा थी। बड़ी उदासी से बोले, जा रहा हूँ चंदर, अभी आता हूँ। चंदर ने देखा कार बड़ी तेजी से जा रही है। बिनती आकर बोली, खाना खा लो चंदर। चंदर ने सुना ही नहीं। यह क्या हुआ बिनती? उसने घबराई आवाज में पूछा। कुछ समझ में नहीं आता। उस दिन सुबह जीजा जी गए, दोपहर में पापा ऑफिस गए थे। मैं सो रही थी, सहसा जीजी चीखी
तो मैं जागी तो देखा दीदी बेहोश पड़ी हैं। मैंने जल्दी से फ़ोन किया, पापा आए, डॉक्टर आए। उसके बाद से पापा और नर्स के अलावा किसी को नहीं जाने देते दीदी के पास, मुझे भी नहीं। और बिनती रो पड़ी। चंदर कुछ नहीं बोला, चुपचाप पत्थर की मूर्ति सा कुर्सी पर बैठा रहा, खिड़की से बाहर की ओर देख रहा था। थोड़ी देर में डॉक्टर साहब वापस आए, उनके साथ 3 डॉक्टर और एक नर्स। डॉक्टरों ने करीब 10 मिनट देखा, फिर अलग कमरे में जाकर सलाह करने लगे। जब लौटे तो डॉक्टर साहब ने बहुत विह्वल होकर कहा, क्या उम्मीद है? घबराइए मत, घबराइए मत। अब तो जब तक अंदरूनी सब साफ नहीं हो जाएगा तब तक खून जाएगा। नब्ज के लिए, होश के लिए एक इंजेक्शन दे देते हैं अभी। इंजेक्शन देने के बाद डॉक्टर चले गए। पापा वहीं जाकर बैठ गए। बिनती और चंदर चुपचाप बैठे रहे। करीब 5 मिनट के बाद सुधा ने भयंकर स्वर में कराहना शुरू किया, उन कराहों में जैसे उसका कलेजा उल्टा आता हो। डॉक्टर साहब उठकर यहाँ चले आए। चंदर से बोले, वेहीमेंट ब्लीडिंग, और कुर्सी पर सिर झुकाकर बैठ गए। बगल के कमरे में सुधा की दर्दनाक कराहें उठती थी और सन्नाटे में छटपटाने लगती थी। अगर आपने किसी जिंदा मुर्गी के पंख और पूंछ नोचे जाते हुए देखा हो, तभी आप उसका अनुमान कर सकते हैं उस भयानकता का जो उन कराहों में थी। थोड़ी देर बाद कराहें बंद हो गई। फिर सहसा इस बुरी तरह सुधा चीखी जैसे गाय डकार मार रही हो। पापा उठकर भागे। वह भयंकर चीख उठी और सन्नाटे मंडराते लगी। बिनती रो रही थी। चंदर का चेहरा पीला पड़ गया था और पसीने से तर हो गया था। पापा लौट कर आए। हम लोग देख सकते हैं? चंदर ने पूछा। अभी नहीं, अब ब्लीडिंग खत्म है। नर्स अभी कपड़े बदल दे तो चलेंगे। थोड़ी देर में तीनों गए और जाकर खड़े हो गए। अब चंदर ने सुधा को देखा। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, जैसे जाड़ों के दिनों में थोड़ी देर पानी में रहने के बाद उंगलियां रंग रक्तहीन श्वेत हो जाता है। गालों की हड्डियां निकल आई थी और होंठ काले पड़ गए थे। पलकों के चारों ओर कालापन गहरा गया था और आंखें जैसे बाहर निकली पड़ती थी। खून इतना अधिक निकल गया था कि लगता था बदन पर चमड़े की हल्की झिल्ली मढ़ दी गई हो। यहाँ तक कि भीतर की हड्डी के उतार चढ़ाव तक स्पष्ट दिख रहे थे। चंदन ने डरते डरते माथे पर हाथ रखा। सुधा के होठों में कुछ हरकत हुई। उसने मुंह खोल दिया और आंखें बंद किए उसने करवट बदली। फिर कराही और सिर से पैर तक उसका बदन कांप उठा। नर्स ने नाड़ी देखी और कहा, अब ठीक है, कमजोरी बहुत है। थोड़ी देर बाद पसीना निकलना शुरू हुआ। पसीना पोंछते पोंछते 1 बज गया। बिनती बोली, डॉक्टर साहब, मामा जी, अब आप सो जाइए, चंदर देख लेंगे आज। नर्स है ही। डॉक्टर साहब की आंखें लाल हो गई थी। सबके कहने पर वह अपनी सीट पर लेट रहे। नर्स बोली, मैं बाहर आराम कुर्सी पर थोड़ा बैठ लूं, कोई ज़रूरत हो तो बुला लेना। चंदर जाकर सुधा के सिरहाने बैठ गया। बिनती बोली, तुम थके हुए आए हो, चलो तुम भी सो लो, मैं देख रही हूँ। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया, चुपचाप बैठा रहा। बिनती ने सभी खिड़कियाँ खोल दी और चंदर के पास ही बैठ गई। सुधा सो रही थी चुपचाप। थोड़ी देर बाद बिनती उठी, घड़ी देखी, मुंह खोलकर दबा दी। सहसा डॉक्टर साहब घबराए हुए से आए। क्या बात है, सुधा क्यों चीखी? कुछ नहीं, सुधा तो सो रही है चुपचाप। बिनती बोली, अच्छा, मुझे नींद में लगा कि वह चीखी। फिर वह खड़े खड़े सुधा का माथा सहलाते रहे, फिर लौट गए। अंदर नर्स थी। बिनती चंदर को बाहर ले आई और बोली, देखो, तुम कल जीजा जी को एक तार दे देना। लेकिन अब वह होंगे कहाँ? विजयापट्टनम या कोलंबो में जहाजी कंपनी के पते पर दिलवा देना तार। दोनों फिर जाकर सुधा के पास बैठ गए। नर्स बाहर सो रही थी। 3:30 बज गए थे। ठंडी हवा चल रही थी। बिनती चंदर के कंधे पर सिर रखकर सो गई। सहसा सुधा के होंठ हिले और उसने कुछ अस्फुट स्वर में कहा। चंदर ने सुधा के माथे पर हाथ रखा। सहसा माथा जलने लगा था। चंदर घबरा उठा। उसने नर्स को जगाया। नर्स ने बगल से थर्मामीटर लगाया। तापक्रम 105 था। सारा बदन जल रहा था और रह रहकर कांप उठती थी। चंदर ने फिर घबरा कर नर्स की ओर देखा। घबराइए मत, डॉक्टर अभी आएगा। लेकिन थोड़ी देर में हालत और बिगड़ गई और फिर उसी तरह दर्दनाक कराहें सुबह की हवा में फिर सिर पटकने लगी। नर्स ने इन लोगों को बाहर भेज दिया और बदन अंगोछने लगी। थोड़ी देर में सुधा ने चीख कर पुकारा, पापा। इतनी भयानक आवाज़ थी जैसे सुधा ने नरक के दूध पकड़े ले जा रहे हैं। पापा गए। सुधा का चेहरा लाल था और वह हाथ पटक रही थी। पापा को देखते बोली, पापा, चंदर को इलाहाबाद से बुलवा दो। चंदर आ गया बेटा, अभी बुलाते हैं। जो ही पापा ने माथे पर हाथ रखा, सुधा चीख उठी, तुम पापा नहीं हो, कौन हो तुम? दूर हट जाओ, छुओ मत। और अरे बिनती। डॉक्टर शुक्ला ने नर्स की ओर देखा। नर्स बोली। सुधा ने फिर करवट बदली और नर्स को देखकर बोली, कौन? गेसु, आओ बैठो, चंदर नहा रहा है, अभी बुलाती हूँ। अरे चंदर। और फिर हाँफने लगी, आंखें बंद कर ली और रोक को बोली, पापा तुम कहाँ चले गए? नर्स ने चंदर और बिनती को बुलाया।
बिनती पास जाकर खड़ी हो गई और आंसू पोंछकर बोली, दीदी हम आ गए, और सुधा की बाह पर हाथ रख दिया। सुधा ने आंखें नहीं खोली। बिनती के हाथ पर हाथ रखकर बोली, बिनती पापा कहाँ गए हैं? खड़े तो हैं मामा जी। झूठ मत बोल कमबख्त। अच्छा ले शरबत तैयार है, जा चंदर स्टडी रूम में पढ़ रहा है, बुला ला जा। बिनती फफक कर रो पड़ी। रोती क्यों है? सुधा ने कराह कर कहा। मैं जाऊंगी तो चंदर को तेरे पास छोड़ जाऊंगी, जा चंदर को बुला ला, नहीं बर्फ घुल जाएगी, शरबत छान लिया है। चंदर आगे आया, रूंधे गले से आंसू पीते हुए बोला, सुधा आंखें खोलो, हम आ गए सुधी। डॉक्टर साहब कुर्सी पर बड़े सिसक रहे थे। सुधा ने आंखें खोली और चंदर को देखते फिर बहुत जोर से चीखी, तुम ऑस्ट्रेलिया से लौट आए? झूठे, तुम चंदर हो? क्या मैं तुम्हें नहीं पहचानती? अब क्या चाहिए? इतना कहा, तुमसे हाथ जोड़ा, मेरी क्या हालत है, लेकिन तुम्हें क्या? जाओ यहाँ से वरना अभी मैं सिर पटक दूंगी। और सुधा ने फिर सिर पटक दिया। नहीं गए। नर्स ने इशारा किया। चंदर को कमरे के बाहर आया और कुर्सी पर सिर झुकाकर बैठ गया। सुधा ने आंखें खोली और फटी फटी आंखों से चारों ओर देखने लगी। नर्स बोली, गेसु तुम बहादुर हो, तुमने अपने को बेचा नहीं, अपने पैर पर खड़ी हो, किसी के आश्रय में नहीं हो, कोई खाना कपड़ा देकर तुम्हें खरीद नहीं सकता। गेसु, बिनती कहाँ गई? मैं खड़ी हूँ दीदी। हैं? अच्छा, पापा कहाँ हैं? सुधा ने कराह कर पूछा। डॉक्टर साहब उठकर आ गए। बेटा, बड़े दुलार से सुधा के माथे पर हाथ रखकर बोले। सुधा रो पड़ी। कहाँ थे पापा अभी तक तुम? हमने इतना पुकारा, न तुम बोले न चंदर बोला, हमें तो डर लग रहा था, इतना सुना था। जाओ, महाराजी ने रोटी सेक ली है, खा लो। हाँ, ऐसे बैठ जाओ। लो पापा, हमने नान खताई बनाई। डॉक्टर शुक्ला रोते हुए चले गए। बिनती ने चंदर को बुलाया। देखा, चंदर कुर्सी पर हथेली मुंह छिपाए बैठा था। बिनती गई और चंदर के कंधे पर हाथ रखा। चंदर ने देखा और सिर झुका लिया। चलो चंदर, दीदी फिर बेहोश हो गई। इतने में नर्स बोली, वह फिर होश में आई हैं, आप लोग वहीं चलिए। सुधा ने आंखें खोल दी हैं। चंदर को देखते बोली, चंदर आओ, कोई मास्टर ठीक किया तुमने? जो कुछ पढ़ा था वह भूल रही हूँ, अब इम्तिहान में पास नहीं होऊंगी। डिलीरियम अब भी है, नर्स बोली। सहसा सुधा ने चंदर का हाथ छोड़ दिया और झट से हथेलियां आंखों पर रख ली और बोली, ये कौन आ गया? यह चंदर नहीं है। चंदर नहीं है? चंदर होता तो मुझे डांटता, क्यों बीमार पड़ी? अब बताओ मैं चंदर को क्या जवाब दूंगी? चंदर को बुला दो। गेसु जिंदगी दुश्मनी निभाई, अब मौत में तो ना निभाए। उफ, मरीज के पास इतने आदमी, तभी तो डिलीरियम होता है। सहसा डॉक्टर ने प्रवेश किया। कोई दूसरा डॉक्टर था, अंग्रेज था। बिनती और चंदर बाहर चले आए। बिनती बोली, ये सिविल सर्जन है। उसने खून मंगवाए देखा, फिर डॉक्टर शुक्ला को भी हटा दिया, सिर्फ नर्स रह गई। थोड़ी देर बाद वह निकला तो उसका चेहरा स्याह था। क्या यह प्रेगनेंसी पहले मर्तबा थी? जी हाँ। डॉक्टर ने सिर हिला और कहा, अब मामला हाथ से बाहर है, इंजेक्शन लगेंगे, अस्पताल ले चलिए। डॉक्टर शुक्ला, मवाद आ रहा है, कल तक सारे बदन में फैल जला। किस बेवकूफ़ डॉक्टर ने देखा था? चंदर ने फोन किया। एम्बुलेंस कार आ गई। सुधा को उठाया गया। दिन बड़ी ही चिंता में बीता। 3 घंटे पर इंजेक्शन लग रहे थे। दोपहर को 2 बजे इंजेक्शन खत्म कर डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली और बोला, कुछ उम्मीद है, अगर 12 घंटे तक हार्ट ठीक रहा तो मैं आपकी लड़की को वापस दूंगा। बड़ा भयानक दिन था। बहुत ऊंची छत का कमरा, दालानों में टाट पड़े पर्दे पड़े थे और बाहर गर्मी की भयानक लू हू करती हुई दानों की तरह मुंह फाड़े दौड़ रही थी। डॉक्टर साहब सिरहाने बैठे थे, पथरीली निगाहों से सुधा की पीले मृत पाए चेहरे की ओर देखते हुए। बिनती और चंदर बिना कुछ खाए पिए चुपचाप बैठे थे। रह रह कर बिनती सिसक उठती थी, लेकिन चंदर ने मन में जैसे पत्थर रख लिया था। वह एकटक एक और देख रहा था। कमरे में वातावरण शांत सा। रह रह कर बिनती की सिसकियां, पापा की निश्वासें और तथा चंदर की निरंतर टिक टिक सुनाई पड़ रही थी। चंदर का हाथ बिनती के गोद में था। एक मूक संवेदना ने बिनती को संभाल रखा था। चंदर कभी बिनती की ओर देखता, कभी घड़ी की ओर, सुधा की ओर नहीं देख पाता था। दुख अपनी पूरी चोट करने के वक्त अक्सर आदमी की आत्मा और मन के क्लोरोफार्म सुंघा देता है। चंदर कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। संज्ञाहत, नीरव, निश्चेत। घड़ी की सुई अविराम गति से चल रही थी। सर्जन कई दफे आए। नर्स ने आकर टेम्परेचर किया। रात को 11 बजे टेम्परेचर उतरने लगा।
डॉक्टर शुक्ला की आंखें चमक उठी। ठीक 12:05 पर सुधा ने आंखें खोल दी। चंदर बिनती का हाथ मारे खुशी के दबा दिया। बिनती कहाँ है? बड़े छीट स्वर में पूछा। सुधा ने आंखें घुमाकर देखा। पापा को देखते ही मुस्कुरा पड़ी। बिनती और चंदर उठकर आ गए। आहा चंदर, तुम आ गए? हमारे लिए क्या लाए? पगली कहीं की मारे खुशी के चंदर का गला भर आया। लेकिन तुम इतनी देर में क्यों आए चंदर? कल रात को ही आ गए थे हम। चलो चलो, झूठ बोलना तो तुम्हारा धर्म बन गया। कल रात को आ गए होते तो अभी तक हम अच्छे भी हो गए होते। और वह हाँफने लगी। सर्जन आया। बात मत करो, उसने कहा। उसने एक मिक्सचर दिया, फिर आला लगाकर देखा और डॉक्टर शुक्ला को अलग ले जाकर कहा, अभी 2 घंटे और खतरा है, लेकिन परेशान मत होइए। अब 70% आशा है। मरीज जो कहे उसमें बाधा मत दीजिएगा, उसे जरा भी परेशानी न हो। सुधा ने चंदर को बुलाया। चंदर, पापा से मत कहना, अब मैं बचूंगी नहीं। अब कहीं मत जाना, यहीं बैठो। छी पगली, डॉक्टर कह रहा अब खतरा नहीं है। चंदर ने बहुत प्यार से कहा। अभी तो तुम हमारे लिए जिंदा रहोगी ना? कोशिश तो कर रही हूँ चंदर, मौत से लड़ रही हूँ। चंदर, उन्हें तार दे दो, पता नहीं देख पाऊंगी या नहीं। दे दिया सुधा, चंदर ने कहा और सिर झुकाकर सोचने लगा। क्या सोच रहे हो चंदर? उन्हें इसलिए नहीं देखना चाहती हूँ कि मरने से पहले उन्हें क्षमा कर दूँ, उन्हें क्षमा मांग लूँ। चंदर, तुम तकलीफ का अंदाजा नहीं लगा सकते। डॉक्टर शुक्ला आए। सुधा ने कहा, पापा आज तुम्हारी गोद में लेट लें? उन्होंने सुधा का सिर गोद में रख लिया। पापा चंदर को समझा दो, ये अब ब्याह तो कर ले। हाँ पापा, हमारी भागवत मंगवा दो। शाम को मंगवा देंगे बेटी, 1 बज रहा है। देखा? सुधा ने कहा। बिनती, यहाँ आओ। बिनती आई। सुधा ने उसका माथा चूमकर कहा, रानी, जो कुछ तुझे आज तक समझाया वैसा ही करना। अच्छा पापा, तेरे जिम्मे है। बिनती रोकर बोल, दीदी ऐसी बातें क्यों करती हो? सुधा कुछ न बोली। गोद से हटाकर सिर तकिए पर रख लिया। जाओ पापा, अब सो रहो तुम। सो लूंगा बेटी, जाओ, नहीं हम फिर अच्छे नहीं होंगे। जाओ। सर्जन का आदेश था कि मरीज के मन के विरुद्ध कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर शुक्ला चुपचाप उठे और बाहर बिछे पलंग पर लेट रहे। सुधा ने चंदर को बुलाया। बोली, मैं झुक नहीं सकती। बिनती, यहाँ आ। चंदर के पैर छू लिए और अपने माथे में नहीं पगली, मेरे माथे से लगा दे, मुझसे झुका नहीं जाता। बिनती ने रोते हुए सुधा के माथे में चरण धूल लगा दी। रोती क्यों है पगली? मैं मर जाऊं तो चंदर तो है ही। अब चंदर तुझे कभी नहीं रुलाएंगे, चाहे पूछ ले। इधर आओ चंदर, बैठ जाओ। अपना हाथ मेरे होठों पे रख दो, ऐसे। अगर मैं मर जाऊं तो रोना मत चंदर। तुम ऊंचे बनोगे तो मुझे बहुत चैन मिलेगा। मैं जो कुछ नहीं पा सकी वह शायद तुम्हारे माध्यम से ही मुझे मिलेगा। और देखो, पापा को अकेले दिल्ली में न छोड़ना। लेकिन मैं मरूंगी नहीं चंदर, यह नरक भोग पर कर भी मैं तुम्हें प्यार करूंगी। मैं मरना नहीं चाहती, जाने फिर कभी तुम मिलो या न मिलो। चंदर, उफ कितनी तकलीफ है चंदर, हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं सोचा था। अरे हटो हटो चंदर। सहसा सुधा की आंखों में फिर अंधेरा छा गया। भागो चंदर, तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है? चंदर घबरा कर उठ गया। पीछे कोई नहीं था। अरे चंदर, तुम्हें पकड़ रहा है। चंदर, तुम मेरे पास आओ। सुधा ने चंदर का हाथ पकड़ लिया। बिनती भागकर डॉक्टर साहब को बुलाने गई। नर्स भी भागकर आई। सुधा चीख रही थी, तुम कौन हो? चंदर को नहीं ले जा सकते। मैं चल तो रही हूँ चंदर, मैं जाती हूँ इसके साथ, घबराना मत, मैं अभी आती हूँ। तुम तब तक चाय पी लो। नहीं, मैं तुम्हें उस नरक में नहीं जाने दूंगी। मैं जा तो रही हूँ। बिनती, मेरी चप्पल ले आ। पापा कहाँ हैं? पापा। और सुधा का सिर चंदर की बाह में लुढ़क गया। बिनती को नर्स ने संभाला और डॉक्टर शुक्ला पागल की तरह संजय के बंगले की ओर दौड़े। घड़ी ने टन टन 2 बजाए। जब एम्बुलेंस कार पर सुधा का शव बंगले पहुंचा तो शंकर बाबू आ गए थे बहू को विदा कराने। जिंदगी का यंत्रणा चक्र एक वृत्त पूरा कर चुका था। सितारे एक क्षितिज से उठकर आसमान पार कर चुके, दूसरे क्षितिज तक पहुंच चुके थे। 1.5 साल पहले सहसा जिंदगी की लहरों में उथल पुथल मच गई थी और विशुद्ध सागर की तरह भूखी लहरों की बाहें पसार कर वह किसी को दबोच लेने के लिए हुंकार उठी थी। इतनी भयानक लहरों के शिकंजे में सभी को झकझोर कर, सभी के विश्वासों और भावनाओं को चकनाचूर कर, अंत में सबसे प्यारे, सबसे मासूम और सबसे सुकुमार व्यक्ति को निगलकर अब धरातल शांत हो गया। तूफान थम गया था, बादल खुल गए थे और सितारे फिर आसमान के घोंसलों में भयभीत विहंग शावकों की तरह झांक रहे थे। डॉक्टर शुक्ला छुट्टी लेकर प्रयाग चले गए। उन्होंने पूजा पाठ छोड़ दिया था। उन्हें कभी न किसी ने गाते हुए नहीं सुना था। अब वह सुबह उठकर लान पर टहलते थे और एक भजन गाते थे। बिनती जो इतनी सुंदर थी अब केवल खामोश पीड़ा और अवशेष स्मृति की छाया मात्र थी। चंदर शांत था, पत्थर हो गया था।
लेकिन उसके माथे का तेज बुझ गया था। अब वह बूढ़ा सा लगने लगा, और अब केवल 15 दिनों में। जेठ दशहरे के डॉक्टर साहब बोले, चंदर आज आओ, उसके फूल छोड़ आओ, लेकिन देखो शाम को जाना, वहाँ भीड़ भाड़ न हो, अच्छा। और चुपचाप टहल कर गुनगुनाने लगे। शाम को चंदर चला तो बिनती भी चुपचाप साथ हो ली। न बिनती ने आग्रह किया, न चंदर ने स्वीकृति दी। दोनों खामोश चल दिए। कार पर चंदर ने बिनती की गोद में एक गठरी रख दी। त्रिवेणी पर कार रुक गई। हल्की चांदनी मैले कफन की तरह लहरों पर लाश पर पड़ी हुई थी। दिन भर कमाकर मल्लाह थक कर सो रहे थे। एक बूढ़ा बैठा चिलम पी रहा था। चुपचाप उसकी नाव पर चंदर बैठ गया। बिनती उसकी बगल में बैठ गई। दोनों खामोश थे। सिर पतवार की छप छप सुन पड़ती थी। मल्लाह ने तख्त के पास जाकर नाव बांधी और बोला, नहा लें बाबू। वह समझता था बाबू सिर्फ घूमने आए हैं, जाओ। वह दूर तख्तों की कतार के उस छोर पर जाकर खो गया। फिर दूर दूर तक फैला संगम और सन्नाटा। चंदर सिर झुकाए बैठा रहा। बिनती सिर झुकाए बैठी रही। थोड़ी देर बाद बिनती सिसक पड़ी। चंदर ने सिर उठाया और फौलादी हाथों से बिनती का कंधा झकझोर कर बोला, बिनती यदि रोई तो यहीं फेंक देंगे उठाकर, कमबख्त अभागी। बिनती चुप हो गई। चंदर चुपचाप बैठा तख्त के नीचे से गुजरती हुई लहरों को देखता रहा। थोड़ी देर बाद उसने गठरी खोली, फिर रुक गया। साहस फेंकने का नहीं हो रहा था शायद। बिनती ने पीछे से आकर एक मुट्ठी राख उठा ली और अपने आंचल में बांधने लगी। चंदर ने चुपचाप उसकी ओर देखा और फिर झपटकर उसने बिनती का आंचल पकड़कर राख छीन ली और गुर्राता हुआ बोला, बदतमीज कहीं की, राख ले जाएगी अभागी। और झट से कपड़े सहित राख फेंक दी और आग्नेय दृष्टि से बिनती की ओर देखकर फिर सिर झुका लिया। लहरों में राख एक जहरीले पनियाले सांप की तरह लहराती हुई चली जा रही थी। बिनती चुपचाप सिसक रही थी। चुप नहीं होगी। चंदर ने पागलों की तरह बिनती को ढके लिया। बिनती ने बांस पकड़ लिया और चीख पड़ी। चीख से जैसे चंदर होश में आ गया। थोड़ी देर चुपचाप रहा और फिर झुककर अंजलि पानी लेकर मुंह धोया और बिनती के आंचल से आंसू पोंछकर बहुत मधुर स्वर में बोला, बिनती रो मत, मेरी समझ में नहीं आता कुछ भी, रो मत। चंदर का गला भराया और आंख में आंसू छलका। चुप हो जाओ रानी, अब मैं इस तरह कभी नहीं करूँगा, उठो, अब हम दोनों को निभाना है बिनती। चंदर ने तख्त पर छीना झपटी में बिखरी हुई राख चुटकी में उठाई और बिनती के मांग में भर कर चूम ली। उसके होठों राख से सन गए। सितारे टूट चुके थे। तूफान खत्म हो चुका था। नाव किनारे पर आकर लग गई। मल्लाह को चुपचाप रुपए देकर बिनती का हाथ थाम कर चंदर ठोस धरती पर उतर पड़ा। मुर्दा चांदनी में दोनों छाएं मिलती जुलती हुई सी चल दी। गंगा की लहरों में बहता हुआ राख का सांप टूट टूट कर बिखर चुका था और नदी फिर उसी तरह बहने लगी थी जैसे कुछ हुआ ही न हो। धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा हुआ यह उपन्यास गुनाहों का देवता यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।